और भोज आप सभी लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सम्मुख से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हुए आया हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न। जो आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की हम प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई दफ़े जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं तो उनमें कई दफ़े पूछे गए हैं और हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न आने वाले एग्जामों में आ सकता है। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इन्हें देखें और इनके नोट से बनाइएगा, और हो सके तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे कमेंट, शेयर और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। अब भारत की प्रमुख नदियों की हम यदि बात करें तो उसमें से पहला जो प्रश्न है वो है आपका, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ये आप सभी लोगों को पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। वो जो डेल्टा बनाती है सुंदरबन में, वो बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। अब भारत की पवित्र नदी कौन सी है। आप सभी लोग इस नदी से परिचित हैं, क्योंकि ये प्राणदायिनी गंगा के रूप में हम इसे जानते हैं, मोक्षदायिनी गंगा के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये है गंगा। ये अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी है, क्योंकि हम भारत में तो उसे हम गंगा मैया के नाम से जानते हैं, तो अब बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो इसे वहाँ पर किस नाम से संबोधित किया जाता है। इसे पद्मा नाम से वहाँ पर संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब वो नदी का नाम बताना है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो है आपकी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न कई दफ़े पूछे गए हैं। अब किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये है आपकी दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो प्रकार की ये नदियाँ हैं, एक तो बिहार का, एक बंगाल का। इन दो नदियों को अगर कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि बंगाल को किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, उसमें आपको कोसी नदी भी दी जाएगी, दामोदर नदी भी। आप कंफ्यूज में होगी, दामोदर नदी बंगाल में उसको शोक के नाम से उसे जाना जाता है, और जो बिहार में जिस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है तो वह है कोसी नदी को। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी लोग इससे परिचित हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र से लेके मैदानी क्षेत्र तक ये बहुत लंबी है, ये निरंतर बहती रहती है, तब जाके ये समुद्र में जाके मिलती है। ठीक है, यह है आपकी गंगा नदी। अब कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग मुहानों से दूसरी तरफ को परिवर्तित हो जाती हैं। ये कोसी नदी है जो अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, इसका जो कटाव क्षेत्र है, मान लीजिए ये नदी पूर्व की तरफ बह रही है, अगर बीच में कहीं से कटाव हुआ तो ये दक्षिण की तरफ भी बह सकती है, पूर्व की तरफ भी बह सकती है। इसलिए इसका कोई निश्चित समय नहीं है, कोई इसका निश्चित मार्ग नहीं है कि ये इसी मार्ग पर प्रवाहित होगी। ये जो नदी है ये कोसी नदी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है। अब अलकनंदा का हम जो बता रहे हैं ये उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ये कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है। जो ये अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है ये है आपका बद्रीनाथ के जो ऊपर संतोपत हिमानी है, मतलब जो बद्रीनाथ मंदिर है या बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है, तो उसके ऊपर की जो हिम से भरी हुई जो लदी हुई जो पहाड़ियाँ हैं उससे संतोपत हिमानी नदियाँ वहाँ से प्रवाहित होती हैं। आगे जाके अलकनंदा में इसका जो स्रोत होता है वहाँ पर ये पर मिलती है। ठीक है। अब आते हैं अगला पर जो
प्रश्न है वो सिंधु भारत की में किस राज्य से होकर बहती है। जो सिंधु नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। अगर ये जो सिंधु है ये जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होते होते ये आपके पाकिस्तान की तरफ को प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यदि कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी का समझौता हुआ है, वो सिंधु नदी का समझौता हुआ है। यदि जो भारत का जो एक बहुत बड़ा जल स्रोत यदि जो प्रभावित होकर जो बहता है, जो नदी का जो रूप धारण लेते हुए ये पाकिस्तान को एक प्रकार का जीवन प्रदान करता है। वहाँ की जो फसलें होती हैं, जितना भी खाद्यान्न से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ये सिंधु नदी के माध्यम से ही होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल स्रोत समझौता कब हुआ। मैंने ये देखिए फिर पुनः ये प्रश्न यहाँ पर है, जो ये जल समझौता हुआ था कि भैया भारत हमें इस नदी के माध्यम से जल देगा और इससे कभी भी इस जल को भविष्य में रोका नहीं जाएगा, एक इसमें समझौता हुआ था। ये समझौता आज़ादी के बाद 1960 को ये समझौता हुआ था। इसमें भारत की जो नदी है उसका 20% पानी का उपयोग कर सकता है और जो बाकी जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जो ये नदी है भारत से प्रभावित होते जाती है और इसमें जो हमारा जो समझौता हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसमें यह है कि 20% पानी का यूज़ हम करेंगे और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ प्रभावित होगा। बैनाक गंगा और बैनाक गंगा की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है। ये है आपकी गोरी नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब वो नदी का नाम बताना है जो 2 बार काटती है। ये महानदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर स्थित है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा, कभी क्वेश्चन है इस प्रकार से भी, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, वो गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, वो भी गोदावरी को कहा जाता है। कभी इस प्रकार से प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगला, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये गोदावरी नदी है, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब लंबी के तौर पर भी हमने जो आपसे बात की थी वो गंगा है। ये प्रायद्वीपी है जो, ठीक है, जो द्वीपों से प्रवाहित होकर जो बहती है ये वाली है। अब कौन सी नदी कल्पित जलधारा प्रवाह का निर्माण करती है, ठीक है, वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। अब जो नर्मदा नदी है वो किस राज्य में इसका अधिकतर जल प्रवाहित होता है, वो मध्य प्रदेश से ये नदी प्रवाहित होते आगे बढ़ती है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये मेघना नदी का जो संयुक्त जलधारा है उसके नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो संयुक्त जल है, यदि हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जलधारा है, जब दोनों नदी आपस में जहाँ पर मिलकर जो आगे को जो प्रवाहित होती है वो मेघना नाम से इसे जाना जाता है। ये आगे को निरंतर बढ़ती हुई जाती है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है, वो गंगा नदी पर ही सबसे लंबा पुल बना है। अब ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा नदी पर ये बना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। यह सतलज नदी पर ये बांध स्थित है, ठीक है। अब गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है। अब जो गंगा का उद्गम स्रोत, जितने भी उत्तराखंड से संबंधित हैं, जो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, ये सभी को एक प्रश्न आता होगा। गंगोत्री के पास गौमुख से ही
ये निकलती है गंगा, वहाँ से आगे प्रवाहित होती। हिमानी जिसे हम कहते हैं, जिसे हिम धाराओं से जो पानी निकलता है गंगोत्री के पास, गौमुख से ये होते हुए अनिरंतर उत्तराखंड से मैदानी क्षेत्रों पे हरिद्वार से फिर ऐसे कि लखनऊ इत्यादि क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई आगे को बढ़ती हुई भारत के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं पर्वतों के बारे में बात करते हैं। ये भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं ये प्रश्न भी, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आ सकते हैं। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है पर्वत किसे कहते हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पर्वत किसे कहते हैं। हम इसे समझते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, वह भू क्षेत्र, ठीक है, वह भू क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्र को कसा होता है, जिसकी चोटी हो तथा ऊंचाई हो, और ऊंचाई जो 600 मीटर से अधिक हो, ठीक है, वो पर्वत कहलाए जाते हैं। अब फिर से पुनः मैं इसको एक बार सरल तरीके से समझ, देखो पृथ्वी का वह भूभाग होता है जिसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी है हमारे, हम अपने आसपास का जो क्षेत्र देखते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कहीं पर ही बहुत ऊंची पहाड़ होते हैं, बहुत ऊंची पहाड़ होती और उसकी चारों तरफ चोटियाँ होती, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, और जो यदि हम उसके समुद्र तल से हम उसकी ऊंचाई नापें तो 60 मीटर 600 मीटर से अधिक हो, उनको हम क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। और इनका जो उत्पत्ति का आधार जो होता है वो अनेक प्रकार से होता है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। वो कभी प्रश्न आ जाता है कि पर्वतों का पर उत्पत्ति के कितने प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार होते हैं। पहला खंड या अवरोधी, जिसे हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। अगला विशिष्ट पर्वत होते हैं, संचित पर्वत, और विलित या मोड़दार पर्वत होते हैं। ये ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप देख लीजिएगा, इनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कभी क्वेश्चन आ रहा है, 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, खंड, अवरोधित, ब्लॉक पर्वत या अविष्ट पर्वत, और संचित पर्वत, और विलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, ये अरावली पर्वत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत है, जो विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के तौर पर इसे जाना जाता है। आयु के आधार पर, यदि हम आयु के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में विभाजित करते हैं तो उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है प्राचीन पर्वत कहते हैं, एक नवीनी पर्वत। जो प्राचीन समय से जो बने हुए पर्वत हैं, और आज की तिथि में हम मनुष्य द्वारा भी पर्वतों को नया आयाम, नया रूप दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहले प्राचीन पर्वत और नवीन पर्वत होते हैं। अब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। अब ये बताना है हमें, पृथ्वी का जो भूभाग है उसमें कितना % हमारा पर्वत श्रृंखलाएँ मौजूद हैं, वो 27% इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ मौजूद हैं। भारतीय ने हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। जो हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं हम, वो किसके अंतर्गत आता है, वो ललित पर्वत के अंतर्गत ये पर्वतें आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की यदि हम बात करें तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये किस देश में स्थित है, अभी ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये नेपाल देश में स्थित है। और हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति किस भू संधि से हुई है, वो टेरिसीस से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ये केटू पर्वत, जिसे गाविन आर्टिक्टिन के नाम से इसे जाना है, केटू पर्वत है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। अब किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। ये माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत की चोटी किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान के अंतर्गत ये पर्वत श्रृंखला है। अब कोडाइल कनाल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है, ये है
पालनी पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम यदि हम बात करें तो वह नंदा देवी चोटी है जी, नंदा देवी में। और वह कौन सा पर्वतीय स्थल है, अब वो बताना है हमें, ठीक है। वह कौन सा पर्वतीय स्थल सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, वो है पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के तौर पे इसे संबोधित किया जाता है। वह कौन सी हिमालयी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, नामाचोबरवे, ये आपके असम राज्य में ये स्थित है। पूर्व घाटी या पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ये है महेंद्रगिरी, ये पर्वत है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। जब ये हम पूर्व की बात कर रहे हैं और पश्चिम की घाटों की बात करें, इन के मिलने वाली जो जगह है वो कौन कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत ये स्थित है। यहाँ पर ये देखने को हमें मिलता है। और भारत में ब्लैक पर्वत का उदाहरण मिलता है, यह है विंध्याचल और सतपुड़ा के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, ये शिवालिक के नाम से जाना है। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, यह है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत का नाम लिखिए। ये उत्तर पश्चिम दिशा में जो पर्वत स्थित है वो अरावली पर्वत स्थित है, ठीक है। अब नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है सतपुड़ा पर्वत। अब दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है, वो अनामुदी पर्वत इसको कहा जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाया जाता है, वो गुरु शिखर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये सिक्किम के अंतर्गत ये पर्वत आता है, ठीक है। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।